बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 3 उसको थोड़ा बहुत डिस्कस किया था और साथ में चैप्टर नंबर 5 के जितने भी फार्मूलाज थे ना हम लोगों ने उनको डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग चलेंगे जरा इनके प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ। बेटा ऐसा नहीं होगा एग्जाम के अंदर कि आपका पूरे का पूरा पेपर ही डिफिकल्ट बना हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता रहता। हाँ, कोई सिचुएशन ऐसी होगी कि जरूरी नहीं कि 50 के 50 एमसीक्यूज ही आपका वेट कर रहे हैं कि आप आओ और हम सॉल्व होने के लिए रेडी हैं, ऐसा भी नहीं होने वाला। तो कहीं ना कहीं कोई टफ टाइम आपको मिल सकता है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि स्टार्ट में ही उस टफ टाइम के साथ डील करो। ऐसा नहीं करना आप लोगों ने। तो आप लोगों ने सबसे पहले इजी क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं, वहीं से आपका पेपर पास हो जाता है। मतलब 50% से ज्यादा क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में जाके सॉल्व कर सकते हैं। भाई डिफिकल्टी लेवल आ भी गया, 10 क्वेश्चन मुश्किल हो जाएंगे, 15 क्वेश्चन मुश्किल हो जाएंगे, लेकिन बाकी 35 क्वेश्चन इजी हैं। वहां पे सिर्फ आप लोगों की स्मार्ट वर्किंग चाहिए। देखिए भाई 50 के 50 एमसीक्यूज फाइनेंस से तो नहीं उठा के देगा, 50 के 50 प्रोबेबिलिटी में से तो नहीं देगा ना। कितने, 5, 7, 10, भाई 15 पूछ लो, बाकी 35। तो आपको बाकी चैप्टर्स भी तैयार होने चाहिए। तो वो ऐसे एमसीक्यूज होते हैं आपके पेपर में, 50% से ज्यादा ऐसे एमसीक्यूज मौजूद हैं जो सिंपली कैलकुलेटर पे सॉल्व हो जाते हैं। बस आपको वो एमसीक्यूज ढूंढने हैं उस टाइम पर। तो आपका फर्स्ट राउंड बिल्कुल वैसा ही जाना चाहिए, और सेकंड राउंड पर आकर आपने कैलकुलेशंस वाले और ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको ज्यादा सोचना पड़ता है वो सॉल्व करें। फर्स्ट राउंड में कभी भी ऐसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जाता। ओके, अच्छा। अब बेटा अगर यहाँ पे देखें, जो मुश्किल क्वेश्चंस होंगे ना वो आपके साथ मैं डिस्कस करता जाऊंगा, और जो मुझे लगेगा कि इजी है, जो आप भी कहेंगे कि हाँ जी हो सकते हैं, वो हम लोग जरा स्किप करते जाएंगे ताकि मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। अगर मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं तो कहता है हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर एन अमाउंट ऑफ रुपीज 450 टू yield 81 एज इंटरेस्ट ऑफ 4.5% पर एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो बेटा सिंपल I इज इक्वल टू PRT का फार्मूला अप्लाई हो जाना था। 81 इज इक्वल टू 450 मल्टीप्लाइड बाय 4.5% एंड मल्टीप्लाइड बाय T, तो T की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अगर आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें, 1 हो जाएगा ना, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें तो कहते हैं डिटरमिन द सिंपल इंटरेस्ट रेट अप्लाइड टू अ प्रिंसिपल ओवर 20 इयर्स इफ द टोटल इंटरेस्ट पेड इक्वल्स द बोरोड प्रिंसिपल। ये बड़ा मजे का क्वेश्चन था कि देखिए आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया और आपसे कहा गया कि हम जितना प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हैं हमारा इंटरेस्ट भी उतना ही है। आप इसको एक्स सपोज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने इसको एक्स सपोज कर लिया तो रेट को क्या सपोज करोगे, वो भी तो मिसिंग है। तो आपने ऐसी सिचुएशन में प्रिंसिपल को सपोज करना है 100, तो इंटरेस्ट भी 100 इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाय 20 एंड मल्टीप्लाइड बाय x। तो यहां से आपके पास परसेंटेज आ जाएगी और वो आपके पास है 5%। क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट कहते हैं हाउ लॉन्ग डज इट टेक अ प्रिंसिपल पेमेंट टू ट्रिपल एट अ सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ। अब देखिए सिर्फ मुझे इंटरेस्ट रेट बताया गया है, मुझसे पूछा गया है हाउ लॉन्ग से मुराद होता है भाई टाइम बताओ कैसा, जिसमें कहता है कि प्रिंसिपल 3 टाइम्स हो जाए। बेटा ये अभी इंटरेस्ट नहीं है, प्रिंसिपल 3 टाइम्स होने से मुराद, आप प्रिंसिपल को ये नहीं करेंगे कि प्रिंसिपल एक्स तो फ्यूचर वैल्यू 3 है, आप ऐसा नहीं करेंगे। जहां पर प्रिंसिपल गिवन ना हो वहां पर आपने प्रिंसिपल को 100 सपोज करना है। अब इसका 3 टाइम्स कितना बन जाएगा, ये इसकी फ्यूचर वैल्यू बन गई है, इनटू 1 प्लस 0.25 और सिंपल इंटरेस्ट है तो यहाँ पर ये टाइम, तो यहां से आपके पास टाइम की वैल्यू आ जाएगी और वो आपके पास है 8। क्लियर। If sum of money becomes this times of itself in 3 years, then the rate of simple interest per annum is। ये अब सिंपल सी बात है, जब भी टाइम्स में आता है तो टाइम्स को देखो कन्वर्ट करना बड़ा इजी होता है, इसीलिए आपसे कहा गया था कि आपने इसको ये लिखना है। अब अगर इसको 100 कर दूं प्रिंसिपल अमाउंट को, तो अब देखिए 2 टाइम्स से मुराद होता है डबल कर देना, ट्रिपल 3 टाइम्स से मुराद होता है 300 कर देना, 3 से मल्टीप्लाई कर देना, 1.45 है तो
तो 100 को 1.45 से मल्टीप्लाई कर दो तो बहुत इजी होती है इसकी कन्वर्जन, इसलिए हम लोग प्रिंसिपल को 100 रुपीज कंसीडर कर। ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए अभी भी सिंपल इंटरेस्ट है 1 + 3x, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 15%। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, राइट। इसके बाद देखें a sum of money at simple interest amounts to thrice, जब भी amounts to की बात है उसके बाद फ्यूचर वैल्यू होती है। कहते हैं सम ऑफ मनी, तो मुझे क्या पता कितनी है, कहते हैं जो भी है वो 3 टाइम्स हो जाती है। किस कब 10 इयर्स में, तो कहते हैं इन हाउ मेनी इयर्स इट इज 9 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। अब देखें जहां पर उसने आपको टाइम बता दिया और आपसे टाइम ही पूछ लिया है, तो बेसिकली उसने 2 स्टेप में ये क्वेश्चन सॉल्व करवाना नहीं। उसने कहा है कि भाई मैंने तुम्हें रेट बताया तो तुमने टाइम बता दिया, मैंने तुम्हें टाइम बताया तो तुमने रेट बता दिया। कहता है कि फर्स्ट यहां तक तुम रेट खुद फाइंड कर लो। अब मैं क्या करूंगा इसके लिए, 300 इज इक्वल टू 100 इंटू 1 + 10r, सिंपल इंटरेस्ट है। तो यहां से आपके पास r की वैल्यू आ जानी है 5%, राइट। अब ये 5% अप्लाई हो जाना है इधर 9 टाइम्स के लिए। 9 टाइम्स के लिए देखें फिर फ्यूचर वैल्यू क्या आ जाएगी, इज इक्वल टू इंटू 1 + 5%, शाबाश, एंड मल्टीप्लाइड बाय t, तो t इज इक्वल टू 40 years, 20% कर लो। यही तो मैं पूछना चाह रहा था आप लोगों से कि जाग रहे हो या सो रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह, ओके। देखो मैंने इसलिए पूछा है कि भाई तुम लोग कोई सर ही हिला रही हो या तुम्हें कुछ पता भी है कि कहीं पर कोई टीचर मिस्टेक कर रहा है। ये सबूत था कि कहीं तुम लोग सो तो नहीं रहे। अच्छा जी, ये 40 इयर्स क्लियर हो गए आप लोगों को, डन, कोई मुश्किल। अच्छा अब देखें, कहता है एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी बी 2.5%, सॉरी 2/5 ऑफ द अमाउंट इन 10 ईयर। कभी भी बहुत सिंपल सी बात है भाई। अब देखिए उसने आपसे पूछा क्या है, प्रिंसिपल बताया ही नहीं, सिर्फ क्या कहा है कि प्रिंसिपल अमाउंट का 2/5 आपके पास इंटरेस्ट के अमाउंट है। मैंने कहा भाई प्रिंसिपल अमाउंट है मेरे पास 100, तो 100 का 2/5 जैसे ही हम लोगों ने फाइंड किया 40 आंसर आ गया, तो ये इंटरेस्ट की अमाउंट बन गई। क्लियर, ये बात क्लियर है सब बच्चों को। अच्छा, और इसके बाद मल्टीप्लाइड बाय 10 एंड मल्टीप्लाइड बाय r, कैलकुलेटर को मतलब x बता देंगे हम लोग, तो हमारे पास ये आंसर कितना आ जाएगा, 4%। ये 4% हो जाएगा। अच्छा बेटा, आप लोगों की किस्मत पे डिपेंड करता है कि आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। अब आप ये मत सोचिएगा कि इतने इजी क्वेश्चन आए क्या थोड़ी पूछता है, भाई पूछता है आई क्या। मैं बार बार कह रहा हूं कि भाई आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है कि उस टाइम पे आपकी किस्मत का सितारा कितना चमक रहा है, बिलीव मी। और दूसरी बात ये, पेपर देने से पहले जब भी जाने लगो माँ बाप की दुआएं लेके जाना, उनसे कहना कि आपके लिए वो दुआ करे। आप लोग मेहनत जरूर कर रहे हो, लेकिन माँ बाप से कहना कि वो आपके लिए दुआ जरूर करें कि आपका पेपर एक अच्छा पेपर हो और आप लोग कामयाब होकर हो। एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोग सिर्फ अपनी मेहनत के बलबूते पर कामयाबी नहीं मांग सकते। मेहनत करना हम पे फर्ज है, हम करेंगे, लेकिन साथ साथ दुआओं से भी तकदीरें बदल जाती हैं। और अगर उस लम्हे आपके वालिदैन की दुआएं कबूल हो गई, ऐसे ही क्वेश्चन आपका इंतजार कर रही हैं। और अल्लाह ताला की जात के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर, तो अल्लाह ताला की जात के लिए तुम्हें पास करवाना कोई बड़ी बात नहीं है। उसने सिर्फ कहना है कुन और काम ने हो जाना है। और अगर उस टाइम पे उसने ना सुनता तो वो हमेशा ही है। मतलब कि अगर आपकी दुआएं ना कबूल हुई तो भाई आपके लिए वजह दुआएं ना की तुम लोगों ने, आपके लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी।
तो हमारे लिए ये चीजें भी बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। हर बच्चे से वो मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछता। हम एज अ टीचर जब यहाँ पे बैठे होते हैं, हमारे पास फीडबैक आती है, तो स्टूडेंट्स कहते हैं सर मुझसे तो सारा सिंपल इंटरेस्ट उठा के पूछ लिया उसने, मुझसे तो सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा, एन्युटी वगैरह पूछा ही नहीं मुझसे। बहुत से ऐसे बच्चे भी आते हैं कि सर फाइनेंस से उसने कुछ पूछा ही नहीं मुझसे, मुझसे तो बाकी चीजें पूछता रहा है वो। भैया आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है। आपसे फाइनेंस नहीं पूछे, इट डजंट मीन दैट कि वो फाइनेंस नहीं पूछ रहा। आपसे ही सारा फाइनेंस पूछ लिया, इसका ये मतलब नहीं है कि हर किसी का पेपर मुश्किल है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इस वजह से अल्लाह ताला से दुआएं जरूर मांगते रहो कि वो आपके लिए आसानियां पैदा करें। क्लियर? अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर एन अमाउंट ऑफ ₹450? अब जहां पे अमाउंट बताना शुरू कर दिया उसने, उन्हें देखा कि यार बच्चे तो बड़े तेज हैं, ये तो अमाउंट को खुद से अज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे टू यील्ड 81 एज सिंपल इंटरेस्ट 4.5%। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, calculate the total worth and investment after with the principal of at 3.5% simple interest rate। हो जाएगा? सिर्फ क्या करना है, फ्यूचर वैल्यू को। अब देखो ऐसा क्वेश्चन आए ना तो सिर्फ इतना सा काम करना है, 10,000 इंटू 1 प्लस क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा था, 3.5%, 0.035, और यहाँ पे भाई ये ना मिस्टेक कर देना 0.35, उससे अच्छा है 3.5 और साथ में परसेंटेज का साइन लगा लो। ओके, अदरवाइज 0.035, और यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट है तो टाइम यहाँ पर आ जाएगा, और टाइम उसने हमें बता दिया कितना, 6 मंथ। अब बेटा 6 मंथ्स है तो मल्टीप्लाइड बाय 6 नहीं कर देना, ये 6 साल पहुंच जाएंगे, तो इसको 6/12 इज इक्वल, बस इतनी सी बात है और आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व एंड मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ नहीं लिखने की जरूरत है, जितनी प्रैक्टिस करो, सिर्फ आपके हाथ में कैलकुलेटर हो और आपकी उंगलियां उस कैलकुलेटर पे चल रही और क्वेश्चन सॉल्व हो, इसका ये ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, जो भी हो आप लोग सॉल्व करते जाएं। नहीं आया जी? इन हाउ मेनी ईयर 150 विल प्रोड्यूस द सेम इंटरेस्ट at 8% as 800 produced in 3 years in 9/2%। हाँ जी, अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई ये वाला इंटरेस्ट की अमाउंट कैलकुलेट करो, जो इंटरेस्ट की अमाउंट आपको यहां से मिले वही इंटरेस्ट की अमाउंट आपको 150 ने देनी है at 8%, लेकिन वो कब देगा, टाइम पूछा आप लोगों से, लेकिन इंटरेस्ट की अमाउंट इनडायरेक्ट वे में जाकर आपको बताई, तो आपने सबसे पहले इसका इंटरेस्ट फाइंड कर लेना था, और इसका इंटरेस्ट कैसे आना था, 800 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 9/2% से क्या मुराद है, 4.5%, ऐसे ही है ना। ना समझ आए तो भाई ये देखो 9/2 और यहाँ पे परसेंटेज का साइन, ये और ये इधर इस तरह इज इक्वल, कितना इंटरेस्ट आया, यही 108 आपने अप्लाई कर देना है सेकंड पार्ट पे, इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाय टाइम, तो कितना, तो बस ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब देखें क्या मैंने कुछ लिखा, बेटा उसने कहा है कि भाई इस अमाउंट के ऊपर सेम इंटरेस्ट आ रहा है 8% के मुताबिक जो इंटरेस्ट इस अमाउंट के ऊपर है 3 इयर्स के लिए 9.5%, तो बताओ कितने टाइम में उतना इंटरेस्ट आएगा। तो पहले इसके इंटरेस्ट की अमाउंट फाइंड करो, वो इंटरेस्ट की अमाउंट 150 के ऊपर जाके अप्लाई करो। क्लियर? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10, certain sum of money lent out at simple interest amounts to 690 in 3 years and 750 in, कहता है the sum lent is। अब भाई अगर ये है ना सिंपल इंटरेस्ट, ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, अगर ये है सिंपल इंटरेस्ट तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे जब आएगा तब बता दूंगा।
अब देखिए भाई सिंपल इंटरेस्ट में आपको पता है कि हर साल इंटरेस्ट की अमाउंट सेम रहती है, तो आप ये देखो कि यार मैं 3 इयर्स से 5 इयर्स पे गया तो कितना टाइम ड्यूरेशन, और 2 इयर्स में इस अमाउंट में कितना इंक्रीज आया, कितना, तो भाई 2 इयर्स में कितना इंटरेस्ट मिला मुझे, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना है 30, तो हर साल 30 का इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है सिंपल इंटरेस्ट में। तो भाई 3 साल में कितना इंटरेस्ट चार्ज हो चुका होगा, 3 साल में कितना इंटरेस्ट चार्ज हो चुका होगा, तो 690 में 90 इंटरेस्ट है और 600 उसकी प्रिंसिपल की अमाउंट है। क्लियर, क्वेश्चन सॉल्व, गॉट इट, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दोबारा बताऊं, चलें, गुड। कहते हैं फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 2000 इन्वेस्टेड 3 years 4 months 3 years and at a rate of 6% compounded semi-annually। अब देखिए भाई बेसिकली क्वेश्चन बहुत इजी है, सिर्फ फार्मूले की गेम, क्या आपको फार्मूला आना चाहिए। अब आप क्या करेंगे फार्मूला अप्लाई करने के लिए, देखें प्रिंसिपल अमाउंट डबल ब्रैकेट अप्लाई क्या करें, ओके, एक ब्रैकेट के प्रिंसिपल मल्टीप्लाई होने जा रहे हैं किसके साथ, आगे वाले साथ, और दूसरी ब्रैकेट उस कंपाउंडिंग फैक्टर के लिए। अब यहां पर हम लोग लिखेंगे 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो 0.06 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 3 years 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड माइनस 1, ऐसे ही है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि उसने कहा 3 years 4। अब इसके लिए भाई मेरे लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, आपने मुश्किलात नहीं पैदा होने देनी, आपने टोटल टाइम ड्यूरेशन को मंथ में कन्वर्ट कर देना। तो 3 years को मंथ में कन्वर्ट करूं तो 12 into 3 36 प्लस 4 40 मंथ्स हो गए मेरे पास, बात क्लियर। तो आप यहां पर आओ और यहां पर लिख दो 40/12, खुद ही वो कन्वर्ट कर लेगा कितने बनते हैं, T मल्टीप्लाइड बाय M। ये देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम था, टाइम इन ईयर्स होना चाहिए, मेरे पास है 3 years 4 months, टोटल टाइम ड्यूरेशन को मंथ में कन्वर्ट करो एंड डिवाइडेड बाय 12 करके ऊपर पावर लगा, क्लियर, वो खुद ही देखते रहेगा भाई क्या बनता है एंड मल्टीप्लाइड बाय M की वैल्यू, राइट, अपने लिए आसानी पैदा करनी है। और जैसे ही इसको टिक करोगे 435.63 है यहाँ पे, ये आंसर आ गया, क्लियर। और अगर सपोज कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला नहीं आता आपको, तो भाई कंपाउंड इंटरेस्ट में फ्यूचर वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला आता है, वो अप्लाई कर देना और उसमें से प्रेजेंट वैल्यू माइनस कर देना, फ्यूचर वैल्यू फाइंड की, फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला अप्लाई कर दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट की फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला, फ्यूचर में से प्रिंसिपल को माइनस कर दिया, इंटरेस्ट की अमाउंट आ, ओके। इन हाउ मेनी इयर्स द सम ऑफ मनी विल डबल इट्स 8% कंपाउंडेड एनुअली, सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट। क्या आपने करना है, 200 इज इक्वल टू इनटू 1 प्लस 0.08 रेज टू पावर t, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, कर लेंगे साहब 9 years, ऑप्शन सी। जी बेटा 13 में ₹5,000 एक्यूमुलेट टू, इकट्ठे हो गए 5,000, इकट्ठे होकर हमें कितनी अमाउंट मिली, 30 अमाउंट मिली, तो मतलब अब इसमें इंटरेस्ट शामिल है, कितना 4739.5 एक्स्ट्रा अमाउंट, 5,000 से ऊपर जितनी अमाउंट है वो इंटरेस्ट है। कब तक, कहता है व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। अब देखें वही फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला, मतलब हमने आना था सपोज इधर ही 9739.5 इज इक्वल टू 5,000 इनटू, हाँ जी 1 प्लस आर की वैल्यू गिवन है
नहीं, फाइंड करनी है तो x एंड रेज टू पावर, और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है 4%। क्लियर? तो ये आपका आंसर आ गया। और यही काम आपने आज आपके एग्जाम में करा। जितना हो सके हाथों में पेन ना हो, कैलकुलेटर, और वहीं से आपकी सारी वर्किंग कर रही हो। फार्मूलाज आपके पेज पर ना जाएं, आपके माइंड में हो, और उनमें वैल्यूज पुट आपके कैलकुलेटर पे हो रही। क्लियर? नेक्स्ट, हाउ मच अ फादर इन्वेस्ट नाउ। तो यहीं से पता चल गया यार कोई प्रिंसिपल अमाउंट पूछने जा रहा है। क्यों? so as to receive 50,000 at the time of the marriage of his newly born daughter, which is expected to be solemnized after 20 years. The money is worth 5% compounded. तो देखो फ्यूचर वैल्यू बता दी, रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दिया, टाइम बता दिया, प्रिंसिपल अमाउंट पूछ ली, हो जाएगा। नेक्स्ट, SN borrow 15,000 from a bank to buy a car at 15% compounded semi-annually. If he paid rupees this as interest while clearing the loan, find the time for which the loan was given. यहां से पता चला कि यार ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट है, 15,000 प्रिंसिपल अमाउंट, और ये अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट की अमाउंट, फ्यूचर वैल्यू नहीं आई है। उसने आपसे कहा ही पेड रुपीज दिस एज, तो ये फ्यूचर वैल्यू नहीं है। और हाउ इज इट पॉसिबल कि 15,000 रुपए पे करके आप कुछ अरसे के बाद 9,000 कुछ रुपीज पे करो और आप कहोगे ये फ्यूचर वैल्यू है, और उस पर इंटरेस्ट भी पे कर रहे हो अभी तुम। हाँ, 15% इंटरेस्ट के साथ, तो ये इंटरेस्ट की अमाउंट है। अब देखें, या तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला अप्लाई। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखिए भाई, आपको आते होंगे क्वेश्चंस, लेकिन आपने किस तरह से इसको जाके अप्लाई करना है वो ये है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इनटू 1 + 0.15 कंपाउंडिंग सेमी एनुअली डिवाइड। भाई कैलकुलेटर का यूज आपको अच्छे से आना चाहिए। अक्सर बच्चों को कैलकुलेटर का यूज नहीं आता। हमने टाइम बताना है। बच्चा यहाँ पे पता है क्या मिस्टेक करता है, वो सारी वैल्यू को एक्स सपोज कर लेता है। नहीं भाई, ये अगर एक्स सपोज करना है तो टी को करो, एम तो उसने बताया है ना, तो एम तो अपनी जगह पर आने दो, 2x लिखो। क्लियर? अब आपके पास एग्जैक्ट टाइम की वैल्यू आएगी। अच्छा, इसके बाद -1 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 3.5 ईयर। क्वेश्चन सॉल्व, राइट? और इसको यूं भी किया जा सकता था कि मैं इसके ऊपर फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला अप्लाई कर दूं, लेकिन फिर क्या होगा कि बेटा ये अमाउंट नहीं आनी, इसमें 15,000 शामिल करके आना है। इन प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो फ्यूचर वैल्यू बननी है। तो जब इसमें मैं ये 15,000 शामिल करूंगा तो ये अमाउंट बन जानी है 24885.7371 शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू 3.5। क्लियर? शाबाश, जागते रहो। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 3,208% कमांड फॉर 7 ईयर्स हो जाएगा। व्हाट? अब देखिए, ऐसे ये वो क्वेश्चंस हैं जो अगर एक मतलब सॉल्व करोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला माइंड से गुजर जाएगा ना। रिवीजन का मकसद ही यही था कि कोई फार्मूला रह ना जाए। ओके, व्हाट विल बी द डिफरेंस इन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ रुपीज? तो ये 80,000 क्या होगा? 12% for 1 year. What is the, if when the interest is paid and अब रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, मतलब दो ऑप्शन आ गए कि भाई हम 12% हाफ ईयरली पे करेंगे, हम 12% क्वार्टरली पे करेंगे। मैंने कहा यार क्या फायदा हो जाएगा, आप भी 12% दे रहे हैं, आप भी 12% दे रहे हैं, अमाउंट प्रिंसिपल सेम है। तो वो डिफरेंस बताना है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली हो और क्वार्टरली हो तो इंटरेस्ट की वैल्यू के दरमियान डिफरेंस कितना आएगा। गॉट इट?
ये बात क्लियर है सब बच्चों को? ज्यादा इंटरेस्ट कहाँ से आएगा? जिसकी कंपाउंडिंग ज्यादा हो, जिसकी कंपाउंडिंग ज्यादा हो वह, तो भाई कंपाउंडिंग क्वार्टरली वाले से हायर अमाउंट मिल लिया मुझे एज कंपेयर टू कंपाउंडिंग हाफ ईयर। अच्छा देखिए भाई, अगर प्रिंसिपल अमाउंट सेम है तो जो इंटरेस्ट की वैल्यूज में डिफरेंस आना है वो तो ड्यू टू फ्यूचर वैल्यू आना है। बेटा आप अगर दोनों के इंटरेस्ट कैलकुलेट करके डिफरेंस फाइंड कर लो या दोनों की फ्यूचर वैल्यूज के दरमियान डिफरेंस फाइंड कर लो, बात एक ही। मतलब अगर मैं आपकी जगह पर होता और मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करना होता तो मैं यूं करता 80,000 इंटू 1 प्लस 0.12 डिवाइडेड बाय 4, क्वार्टरली को पहले लिखता एंड रेज टू पावर कितने अरसे के लिए? 1 ईयर, तो रेज टू पावर 4, ये फ्यूचर वैल्यूज क्या आ गई? अब मैंने ये फ्यूचर वैल्यू या इंटरेस्ट नहीं बताना, मैं इसमें से माइनस कर देता 80,000 इंटू 1 प्लस 0.12 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 152.7 और मूव कर जाता नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर? Mr. Akbar is invested 2 sums of money on simple interest. The first was rupees 2,200 invested at 8% per, and the second 1,960 at 10% per annum. The two sums were allowed to grow till amounted to the same figure. In how many years it will happen? ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसा टाइम बताएं जहां पर दोनों के इंटरेस्ट की अमाउंट एक दूसरे के इक्वल हो जाए, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करके इक्वल करना। लेकिन जहां पे इंटरेस्ट नहीं कहा उसने कहा है कि दोनों की फ्यूचर वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल हो जाए, तो दोनों की फ्यूचर वैल्यूज फाइंड करनी है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेस्ट है कि आप इसके लिए 2 ऑप्शंस बनाएं, ऑप्शन ए ऑप्शन बी। भाई इंटरेस्ट फाइंड करना है या फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है, 3 चीजों की जरूरत होती है और वो हमारे पास है प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम। अब देखिए फर्स्ट के लिए प्रिंसिपल कितना, सेकंड के लिए प्रिंसिपल कितना, फर्स्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट, सेकंड का रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आपने उसके पूरे क्वेश्चन को समराइज कर लिया और ऐसा समराइज के दिखते ही सारी इंफॉर्मेशन की समझ आ जाती है, और उसने कहा कि टाइम सेम और वो बताओ, तो मैंने दोनों के लिए एक्स ईयर सपोज कर लिया। ये बात क्लियर? अच्छा अब जब ये कर लूंगा ना, अब मेरे लिए कैलकुलेशन ज्यादा होती है, और वो क्या कि मैं यहाँ पे आऊंगा, ये देखिए फ्यूचर वैल्यूज के इक्वल करना है दोनों की। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 2200 इंटू 1 प्लस 0.08। क्या ये कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ है? सिंपल इंटरेस्ट है जी। 0.08 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, इसको इक्वल टू कर देंगे। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या थी 1960 इंटू 1 प्लस अब 10% 0.1 एक्स शिफ्ट सॉल्व इज इक्वल टू 12 ईयर। जब आप 3-4 ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट टाइम आपको टेबल भी नहीं बनाना पड़ेगा, आपके माइंड में बन रहा होगा सब कुछ। लेकिन उसके लिए पहले माइंड को बताओ तो सही। मतलब कंप्यूटर में भी कोई फाइल हम लोगों ने ओपन करनी हो तो उसके लिए पहले वो फाइल जाके रखो तो सही, फिर नेक्स्ट टाइम उसको अप्रोच किया जा सकता है ना। जब आपके माइंड को ही किसी चीज का पता नहीं होगा तो एग्जाम में वो आपको क्या बताएगा। तो एक मरतबा ये सिचुएशन उससे गुजारो कि भाई चीजें इस तरह से हो रही, तब वो वहां पे बैठे रिकॉल होती हैं। जो चीज आपने कभी पढ़ी नहीं होगी उसने थोड़ा ना रिकॉल होना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 19। मिस्टर महर owes rupees 1,000 due in 2 months, 2,400 due in rupees 600 due in 8 months. In how many months he should make a single payment of rupees 4,000 to discharge the 3 debts if interest rate is 6%? अच्छा अब ऐसी सिचुएशन में
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कमाल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब ये पूरे कॉन्सेप्ट्स हैं। आपने ऐसा करना है कि आपने बनानी है एक छोटी सी टाइमलाइन। अब ये छोटी सी टाइमलाइन भी सिर्फ और सिर्फ इनिशियल डेज में है, जब आप फर्स्ट टाइम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे आई कैप जाते जाते ये टाइमलाइन माइंड में बन रही हो। अब जब कहा जाता है ना 1000 ड्यू इन 2 मंथ, इट मींस दैट ये 1000 फ्यूचर वैल्यू है कब भाई, ट्रू सेकंड मंथ पे जाकर इसने 1000 बन जाना है। क्लियर? तो आप यहां 0 पे मौजूद हैं, आप यहां से गए 2 मंथ्स के पास और 2 मंथ्स में आपने 1000 रुपीज पे करना है। क्लियर? मतलब आपने कोई लोन लिया हुआ है और उस लोन की पेमेंट आप इंस्टॉलमेंट्स में कर रहे हैं। सेकंड मंथ में आप उसे 1000 रुपीज पे करोगे, फिर 6 मंथ पर जाकर आप उसे पे करोगे 2400 और 8 मंथ्स पर जाकर आपने उसे पे करना है। राइट? अब क्या हुआ, आप सिंगल पेमेंट के साथ सारा डेट क्लियर करना चाह रहे हैं। आप एक ही अमाउंट पे करना चाह रहे हैं और सारा डेट क्लियर होता है। अब भाई इस तमाम अमाउंट्स में 6% के मुताबिक इंटरेस्ट शामिल है। आप बताओ, अगर आप जल्दी पे करना चाह रहे हो, क्या फ्यूचर के टाइम ड्यूरेशन के इंटरेस्ट पे करोगे? नहीं, क्योंकि इस अगर 2400 की बात करूं भाई, उसमें इस 6 मंथ का इंटरेस्ट भी शामिल है। मैं अगर इस 600 की बात करूं, इसमें इन 8 मंथ्स का इंटरेस्ट भी शामिल है। सपोज आप आज पे करना चाह रहे हो, तो क्या आप नेक्स्ट वाले 8 मंथ्स का इंटरेस्ट पे करोगे? शाबाश, ये भी यही कहते हैं भाई ना करो। तो फिर क्या करें? हमें ये तो नहीं पता कि लोन कितना था। हम क्या करेंगे भाई, ये क्वेश्चन इस तरह से हो या इस तरह से हो कि बताओ मैंने लोन कितना लिया, या इस तरह से हो कि बताओ मैं आज के दिन कितनी सिंगल पेमेंट करूं और डेट क्लियर हो जाए। तो बेटा आपने सबसे पहले अपनी इन तमाम अमाउंट्स को यहां पर लेकर आना है। आपने ये देखना है कि भाई 4000 तो जब मर्जी पे करूंगा, बाद में देखा जाएगा। आपने ये सोचना है कि अगर मैं आज के दिन पेमेंट करूं तो मैं कितनी अमाउंट पे करूंगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपने अपनी तमाम तर अमाउंट्स को 0 पर लेकर आना है। और उसके लिए आप देखें बेटा, जब भी अमाउंट्स को 0 पर लेकर आएंगे तो तमाम अमाउंट्स की डिस्काउंटिंग हो जाती है। क्लियर? और इसकी डिस्काउंटिंग से क्या मुराद है, ये देखें कि आपने यहां पर आकर पहली अमाउंट 1000 इंटू 1 प्लस 0.06 मल्टीप्लाइड बाय जितना अरसा वापिस आ रहे हो, टाइम वही आएगा जितना अरसा वापिस आ रहे हो। क्या बेटा, सिंपल जब इंटरेस्ट इस तरह से गिवन होता है तो वो हमेशा पर एनम होता है, 6% पर एनम, और उसके साथ कोई कंपाउंडिंग फैक्टर नहीं है। तो उसका मतलब है कि सिंपल इंटरेस्ट से डिस्काउंटिंग फैक्टर अप्लाई, सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूला अप्लाई। ओके, अच्छा, और हमने देखें 1000 कब पे करना है, मैं इसको कहां पे ला रहा हूं, तो 2 मंथ बैक आ रहा है, तो टाइम ड्यूरेशन 2 मंथ। तो क्या यहां पे लिखूंगा मल्टीप्लाइड बाय 2? नहीं, मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है तो टाइम इन ईयर्स होना चाहिए। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, ब्रैकेट क्लोज, पीछे की तरफ ला रहे थे डिस्काउंटिंग फैक्टर, तो बेटा रेज टू पावर -1। अब क्या सिर्फ इसी को वापस लाना है? नहीं, तो ऐड करो सेकंड अमाउंट 2400 इंटू 1 प्लस 0.06 मल्टीप्लाइड बाय कितने टाइम ड्यूरेशन पर, 6 मंथ, तो 6 बाय 12 रेज टू पावर -1। बेटा प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला
एंड प्लस थर्ड अमाउंट क्या थी हमारे पास 800 600 1 प्लस 0.06 रेज टू पावर सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 8/12 रेज टू पावर -1 और इज इक्वल टू। तो अगर आज के दिन सारी अमाउंट पे करो तो तुम कितनी अमाउंट पे करोगे 3897। या आपसे पूछा जाता भाई आपने लोन कितना लिया, आप क्या देते 3897 का लोन लिया। आपसे पूछा जाता कि आज के दिन सिंगल अमाउंट पे करो तो कितनी अमाउंट पे करोगे, आप कहेंगे कि आज के दिन अगर मैं 3897 रुपीज पे कर दूं तो आने वाले तीनों मेरे डेट्स क्लियर हो जाएंगे। कोई इशू क्लियर है सब? क्या आपने ये पे करना है? उसने कहा है कि भाई मुझे ये ना बताओ कि मैं आज के दिन कितना पे करूं, कहता है मुझे ये बताओ कि अगर मैं 4000 रुपीज पे करना चाहूं तो वो मैं कब करूं। तो देखो आज के दिन पे करेगा तो 3897, तो 4000 लाजिम बात है थोड़ा सा फ्यूचर में जाके पे करेगा, ऐसे ही है ना। तो बेटा जो अमाउंट आपने फाइंड की ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू, जो अमाउंट आपने पे करनी है ये फ्यूचर वैल्यू, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% और टाइम आप डिटरमिन कर लो। ओके और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 4000 इज इक्वल फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इनटू 1 प्लस 0.06 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू शिफ्ट कैलकुलेशन एंड इज इक्वल टू क्या आंसर आया 0.44 समथिंग, और ये तो मुझे नजर ही नहीं आया। तो इसका ये मतलब नहीं कि 4.4 मंथ, इसका ये हर किस मतलब नहीं है। इसका मतलब भाई साल तो कोई भी नहीं है, तो मंथ्स के में गेम चल रही है। अब क्या करेंगे इसको मंथ्स में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि मेरे पास आंसर इन मंथ्स है, तो मैं इस टाइम को जो इन ईयर्स मेरे पास आया है इसको मल्टीप्लाइड बाय 12 कर दूं, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो ये मंथ्स में कन्वर्ट हो चुका है। तो कितने, तो कोई 4 पॉइंट समथिंग ना कर दें, ये हमारे पास आ रहा है 5.3 मंथ। ये 5.3 मंथ्स में जाकर पेमेंट कर दो 4000 रुपए, तुम्हारा सारा डेट मंसूर भाई क्लियर हो जाए। ओके आई होप कि ये कॉन्सेप्ट सब बच्चों को समझ आ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये, और इस एक कॉन्सेप्ट में तुम्हारे हजारों क्वेश्चन सॉल्व हो जाने हैं। इस जैसे बेटा ऐसा भी हो सकता है इसी कॉन्सेप्ट में मैं आपको बता दूं कि ये 4000 की बात ना करें, आपसे कहे कि यार ये पेमेंट मैंने करनी है सपोज के इधर 5th मंथ में, तो बताओ मैं कितनी पेमेंट करूं। हो सकता है वो आपसे कहते हैं कि यार ये मैंने 7 मंथ्स में पे करनी है, तो बताओ मैं कितनी अमाउंट पे करूं। ऐसा भी हो सकता है कि वो आपसे ये कह दे कि अगर मैं सारा डेट 1 ईयर पे जाके पे करना चाहूं तो मैं कितनी अमाउंट पे करूं। ऐसी पोजीशन हो सकती है जहां पर आपको परेशान होने की जरा भी जरूरत नहीं है, वो आपको जिस पोजीशन पर लेकर जाना चाहे चुपके से चले जाना और वहां पे जाकर मिसिंग वैल्यू एक्स फाइंड करना। अब आपने अपनी ये वैल्यू फाइंड करने के लिए अपने गिरदो नवाह की सारी वैल्यूज को अपने पास बुला लेना, चाहे वो आपसे पहले हैं या आपके बाद। सिर्फ फर्क कितना होगा, जो आगे को वैल्यूज जाएंगी इन पे फ्यूचर वैल्यूज के फार्मूलाज अप्लाई होंगे, क्योंकि इनको आगे लेके जाना है, फ्यूचर में लेकर जाना है, इन पे फ्यूचर वैल्यूज के फार्मूलाज अप्लाई हो जाएंगे। और जो आपसे आगे वैल्यू होगी उसको वापस बुलाना होगा, तो इस पे प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। डिपेंड करेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कि वो कंपाउंडिंग फैक्टर के साथ है या सिंपल इंटरेस्ट है, तो वही फार्मूले आप लोग अप्लाई कर देंगे। ये बात क्लियर हो गई, और आपको मिसिंग वैल्यू का पता चल जाएगा और तमाम वैल्यूज को इधर आके आपने ऐड कर डन हो जाएगा। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर
8 months at 4% per annum is the rupees by 129, उसके इंटरेस्ट की अमाउंट नहीं है। अक्सर बच्चों को यही लगता है, जैसे देखें जी इंटरेस्ट की अमाउंट बता दी 129, रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम बता दिया, तो हम जल्दी से प्रिंसिपल फाइंड कर लें। उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। ये वाला इंटरेस्ट जो आप इससे कैलकुलेट करोगे वो 129 लेस देन है किससे? सिंपल इंटरेस्ट ऑन द, कहता है जो ऊपर आपने अप्लाई किया उसी पर हम लोगों ने दोबारा से इंटरेस्ट अप्लाई किया, लेकिन 15 मंथ्स के लिए और 5% पर। तो ग्रेटर इंटरेस्ट कौन से वाला है? तो ग्रेटर इंटरेस्ट कौन से वाला है, पहले वाला या बाद वाला? सेकंड वाला ग्रेटर है, और फर्स्ट वाला सेकंड वाले से 129 लेस है। ऐसा ही है ना? अच्छा, मुझे ऐसा लगा जैसे अगर मैं सेकंड वाले को I2 कह दूं और फर्स्ट वाले को I1 कह दूं, तो इक्वेशंस क्या बनेगी? I2 में से अगर माइनस कर दूं 129 तो बन जाएगा I1। क्लियर? पर आप जो भी कह सकती हैं कि सर I1 में ऐड कर दें 129 तो बन जाएगा I2। तो बेटा ये जब माइनस का साइन दूसरी साइड पे जाएगा तो ऐड ही हो जाएगा, एक ही इक्वेशन है। क्या इक्वेशन की समझ आ गई? अच्छा, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये देखें भाई, प्रिंसिपल अमाउंट है ही नहीं, मैंने सपोज किया x मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट वाला, ये अब सेकंड इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, पर PRT मल्टीप्लाइड बाय 0.04 मल्टीप्लाइड बाय 8/12, इसमें ऐड कर दूं 129 इक्वल टू हो जाएगा x मल्टीप्लाइड बाय 5% 0.05 मल्टीप्लाइड बाय, हो गया ये। अच्छा, शिफ्ट सॉल्व इज इक्वल, ये प्रिंसिपल अमाउंट आ गया 36। गॉट इट? जो भी कर सकते थे कि I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 129, तभी एक ही बात थी। कोई इशू? Mr. Amir made an investment in two schemes, A and B. Investment in scheme A is 2,000 more than in scheme B. Investment in scheme A carries 6% rate of interest, whereas investment in scheme B carries 8% rate of interest. What is the sum invested in scheme A if the difference in interest in 3 years is? अब ये बड़ी सिंपल सी बात है, टू स्कीम्स हैं A एंड B, इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं भैया, आपको ये तीन चीजें चाहिए, चाहे इंटरेस्ट की बात करें चाहे फ्यूचर वैल्यू की बात करें, आपने ये तीन चीजें जरूर कैलकुलेट करनी है। तो अब यहाँ पर ये देखें, और अगर सपोज आपके माइंड में इतनी वर्किंग नहीं हो रही तो ये थोड़ा बहुत लिख लेना, गलत करने से बेहतर है। इससे पहले कि आप बगैर वर्किंग के क्वेश्चन को गलत करें, उससे बेहतर है कि आप थोड़ी बहुत वर्किंग कर। ओके, अब देखें प्रिंसिपल अमाउंट कहता है 2000 मोर देन इन स्कीम बी, कहता है इन्वेस्टमेंट इन स्कीम ए इज 2000 मोर देन इन स्कीम। तो क्या मतलब, कोई स्कीम बी में अगर एक्स अमाउंट इन्वेस्ट करूं तो स्कीम ए में बस ये बात कही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम ए का स्कीम बी का दोनों के लिए टाइम, और बताया क्या कि इंटरेस्ट में जो डिफरेंस हमारे पास आ रहा है वो 120 है। तो आपने फिर सीक्वेंस के मुताबिक चलना है। I1 माइनस इज इक्वल टू, अब यहां पे देखें भाई I1 की वैल्यू यहां पे क्या बनेगी, ये देखें, आपने ये बात सुने मेरी, अक्सर बच्चे ऐसा करते हैं कि x प्लस 2000 प्रिंसिपल अमाउंट
मल्टीप्लाइड बाय 0.06 एंड मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू, तो गलत है, तो गलत है। ऐसी सिचुएशन में सिर्फ 2000 ने आगे मल्टीप्लाई हो जाना है, x ने नहीं होना। जबकि हमने पूरी प्रिंसिपल अमाउंट का मल्टीप्लाई करना है, तो आपने इधर प्रिंसिपल को ब्रैकेट में इनक्लोज करना है। अब ये पूरा प्रिंसिपल मल्टीप्लाई होगा। बच्चे सिर्फ वैल्यूज को पुट करने में मिस्टेक कर देते हैं, क्वेश्चन गलत होगा, और फिर इस एरर को आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते, उन्हें पता ही नहीं चलता एरर कहाँ पे हो। ये बात समझ आ गई है? अब ये I1 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, जो भी होगी यहां से वैल्यू आ जाएगी, इसमें से मैं माइनस कर दूं I2, तो I2 की वैल्यू कैसे आएगी मेरे पास? देखें 0.08 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड मल्टीप्लाइड बाय, बेटा ये जो अननोन होता है ना मल्टीप्लीकेशन में सबसे एंड पे रखा जाता है। मैं अगर मैंने लिखना हो ना 3x x3 यूं नहीं लिखा जाता, कैलकुलेटर ने एरर दे देना है, या तो इसको लिखो x मल्टीप्लाइड बाय 3, अब फिर भी वो सॉल्व करेगा। लेकिन अगर आपने x3 लिख दिया कैलकुलेटर ने एरर दे देना, लेकिन आप उसे 3x बताओगे अब सॉल्व करके दे। तो इस वजह से मैं रेट पहले लिखूं या मैं टाइम पहले लिखूं, बात एक ही है। ओके ओके अच्छा, तो यहां पर हमारे पास अब मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू, तो शिफ्ट सॉल्व इज इक्वल टू 4000 रुपीज इन्वेस्ट किए। कहाँ हमने देखा 4000, हमने जाके टिक कर दिया, तो भाई ये 4000 तो बी की इन्वेस्टमेंट है क्योंकि एक्स वहां पे था। उसने आपसे क्या पूछा है? स्कीम ए 2000 मोर था, 6000 वाला आंसर है। तो बच्चा इतना कुछ जज्बाती बैठा होता है, कैलकुलेटर पे बस वैल्यू देखी 4 था, वो मैच कर गया था, मूव टू नेक्स्ट। तो भाई पहले देख तो लो उसने तुमसे पूछा क्या है, राइट? अच्छा भला क्वेश्चन आता होता है, अब उसकी नजर में उसका क्वेश्चन ठीक है, हमसे आके कहता है सर 50 के 50 बिल्कुल ठीक है, रिजल्ट आता है 48, बैठा हुआ है, सर मुझे तो समझ ही नहीं आ रही मैंने किया क्या। यार ये वो चीजें थी जिन पे तुमने काम नहीं किया था, और ये वो मिस्टेक्स हैं जो तुम कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम जब दोबारा पढ़ोगे तुम दोबारा यही मिस्टेक करो और दोबारा पेपर फेल। क्लियर? मोस्टली पेपर के फेल होने की बेटा रीजन यही है। आपको मार्केट में बहुत से ऐसे बच्चे मिलेंगे जो कहेंगे कि जनाब हमने तो दिन रात एक कर दिया था, मुझे तो सब कुछ फिंगर टिप्स पे आता है। बेटा आता है उसे ये नहीं पता कि कैलकुलेटर यूज कैसे कर, जिसकी वजह से वो मार खा गया था। क्यों? क्योंकि जब टीचर करा रहा था उस टाइम पे वो सिर्फ सर हिला रहा था। सही हो गया, ऐसा ही होता है, तो खुद नहीं कर रहा था। ओके, तो ये जो आप इस टाइम पे खुद को मुशक्कत नहीं देते ना, आई कैप को पता चल जाता है, वो कहता है कोई बात नहीं बेटा नेक्स्ट मंथ में आ जाए, तुम बिजी हो गए प्रीवियस मंथ में, आई कैन अंडरस्टैंड। वो कहते हैं कौन सा मैं भागा जा रहा हूँ, सारी जिंदगी तुमने इधर ही रहना है, ससुराल बना लो, डेली का आना जाना शुरू कर दो, तो मोहब्बत करनी है तुम लोगों ने आई कैप से कि उसकी जान नहीं छोड़नी, ऐसे ही है? नहीं, मिस्टर मुस्तफा इन्वेस्टेड 10,000 इन स्कीम 8% एंड 15% इन स्कीम बी। अब देखिए यहाँ पर दोनों के लिए उसने अमाउंट बता दी, स्कीम ए पे ये इन्वेस्टमेंट, स्कीम बी पे ये इन्वेस्टमेंट, दोनों के लिए कैरिंग इंटरेस्ट एक्स पर। अब स्कीम बी का सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करके देना है। इफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, मतलब दोनों को टाइम 1 ईयर देना है, 2150 फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन स्कीम बी। भाई ये देखो सिंपल सी बात थी, स्कीम ए के पास गए, भाई तुम्हारे पास 10,000 हैं, मल्टीप्लाई करो इसको अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, मल्टीप्लाई करो इसको 1 के साथ, इंटरेस्ट आ जाएगा। ऐसा ही है ना, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 8%, और ये फर्स्ट ईयर के लिए था, तो स्कीम ए के ऊपर इंटरेस्ट आ जाएगा। क्या
और उसने आपको ये टोटल इंटरेस्ट की अमाउंट बताई थी, तो इसमें ऐड कर दो सेकंड स्कीम का इंटरेस्ट। सेकंड स्कीम में कितना इन्वेस्टमेंट की, 15 था, मल्टीप्लाइड बाय x%, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं था, टाइम इसके लिए भी 1 ईयर, और ये इक्वल टू हो जाता है 2150। भाई अलग अलग चीजें जरूर फाइंड करनी है तुम लोगों ने। I1 + I2 इज इक्वल टू 2150, राइट। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये देखें 23 को देखें, इंटरेस्ट ऑन द सर्टेन डिपॉजिट एट 4.5% पर एनम इज, अब ये इंटरेस्ट की अमाउंट है, डिपॉजिट का नहीं पता कितना, रेट ऑफ इंटरेस्ट है लेकिन किस टाइम में, तो मुझे पता चला यार तीनों चीजें बता दिया, मैं इजीली प्रिंसिपल फाइंड कर सकता हूँ। क्या कह रहा है आगे, कहता है कि हाउ मच विल एडिशनल इंटरेस्ट इन 1 ईयर बी ऑन द सेम डिपॉजिट, तो ये सेम डिपॉजिट पहले ऊपर से उठाऊंगा, क्या कितना, एट 5% पर एनम। अब देखिए यहां पर जाकर 202.5 इज इक्वल टू, अब ये अगर प्रिंसिपल पहले लगा भी देते हो तो मल्टीप्लीकेशन का साइन जरूर लगाना, मल्टीप्लाइड बाय 0.045, और ये 1 ईयर के लिए तो 1 ईयर लगाने की जरूरत नहीं, शिफ्ट सॉल्व इज इक्वल टू, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है 4500, तो ये 4500 आपने इन्वेस्ट करना है मल्टीप्लाइड बाय 5% पे, और 1 ईयर के लिए तो देखो इंटरेस्ट कितना आ रहा है, तो उसने ये नहीं पूछा, उसने कहा एडिशनल इंटरेस्ट कितना है। भाई इससे 225 आ रहा है, 202.5 तो मुझे पहले भी मिल रहा था, तो एडिशनल इंटरेस्ट तुम्हें कितना मिल रहा है, ये उसने पूछा था। ओके, और यहां पे अगर एक ऑप्शन होता ना 225, कसम से बच्चे जाके इसको टिक कर देते हैं, हालांकि वो नहीं देखते कि यार वो इंटरेस्ट नहीं पूछ रहा, वो एडिशनल इंटरेस्ट पूछ रहा है। भाई 202.5 तो पहले भी तुम्हें मिल रहा था, इधर इन्वेस्ट करने का तुम्हें बेनिफिट कितना हुआ, तो 22.5 का बेनिफिट हुआ है, राइट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 24, a bill of rupees 3500 due in 9 months, डिस्काउंटिंग का फैक्टर अप्लाई हो रहा है यहाँ पर। अब उससे रेलिवेंट क्वेश्चन आ गए, रियल डिस्काउंटिंग एंड अनरियल डिस्काउंटिंग, शायद आपने कहीं पढ़ी हो। तो कहते हैं एक बिल है आपके पास जो ड्यू हो रहा है 9 मंथ्स में, वॉज डिस्काउंटेड बाय, अब अगर ये बैंक की बात ना भी करता तो बिल ने मुझे बता दिया था कि भाई रियल डिस्काउंटिंग है, अनरियल नहीं है। और फिर उसने कहा कि 3500 ड्यू इन 9 मंथ्स है, तो मतलब 9 मंथ्स पर जो इसकी अमाउंट है वो 3500 है। ये बात समझ आ गई, कुछ दिन पहले भी ऐसा हम कर रहे थे, लेकिन अगर यहीं पे वो कह देता द फीस वैल्यू ऑफ अ बिल 3500 with discount rate of 10% due in 9 months, तो बेटा ये 3500 जब वो कहते हैं ना फेस वैल्यू ऑफ द बिल, प्रेजेंट वैल्यू बनता है, तो 9 मंथ्स की अमाउंट मुझे फाइंड करनी पड़ती है कि 9 मंथ्स पे उसने टोटल कितना बनना है, मतलब उसकी फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है रेट ऑफ इंटरेस्ट के मुताबिक। यहां पर उसने खुद बता दिया कि भाई कंपाउंडिंग मैंने तुम्हें बता दी कि 9 मंथ्स में ये 3500 रुपए का है, और हम इसको बैंक से डिस्काउंट करने गए, कहता है कि अब बताओ बैंक हमें इस बिल के अगेंस्ट पे कब करेगा, कब डिस्काउंट करने गए, जब टाइम ना बताए तो मतलब हम आज ही डिस्काउंट करने के लिए गए, 0। अदरवाइज ये जो 9 मंथ्स होता है ना, ये इसकी होती है मैच्योरिटी डेट। आपसे कहता है अ बिल ऑफ रुपीज 3500 विद इंटरेस्ट रेट ऑफ कुछ भी, मतलब इंटरेस्ट रेट बता देगा जैसा कि 10%, ड्यू इन या मेच्योरिटी डेट इज 9 months, and
3 months before the maturity date. अब maturity date है 9 months. 3 months before से मुराद 6 months में मौजूद होगा. क्या कहता है 6 months from now bill is discounted from the bank. तो एक ही बात है 3 months before the maturity date और maturity date बता दे, या कहते हैं 6 months from now, एक ही बात है. लेकिन जहां पर उसने ऐसी कोई बात मुझसे नहीं की तो क्वेश्चन आता है यार डिस्काउंटिंग कब करवाऊं, तो भैया आज करवाऊं जहां पे मौजूद हो. क्लियर? तो डिस्काउंटिंग के लिए आपने क्या करना है, इसको उठाना है 0 पर लेकर आ जाना है. लेकिन अब यहां पे ट्विस्ट आ जाता है, अगर ये बिल ना होता और बैंक के पास हम ना जाते, मतलब हम पर्सन टू पर्सन आपस में ही मामलात को सुलझा देते, तो फिर तो इसकी फेस वैल्यू, इसकी ये प्रोसीड्स फाइंड करना, इसे कहा जाता है प्रोसीड. जो बैंक ने हमें अमाउंट पे करनी है उसे कहा जाता है प्रोसीड. ये प्रोसीड्स फाइंड करनी होती तो मैं सिंपल कर देता 3500 into 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट. अब देखो क्या इसके साथ कोई कंपाउंडिंग फैक्टर है? कंपाउंडिंग एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली कुछ, तो फिर सिंपल इंटरेस्ट, तो फिर सिंपल इंटरेस्ट और मल्टीप्लाइड बाय, अब देखिए कितने अरसे के लिए, और रेज टू पार ये उस टाइम करेंगे जब पर्सन टू पर्सन डिस्काउंटिंग, और इससे क्या अमाउंट आ रही है आपने कैलकुलेट की 3500 into 1 plus 0.08 मल्टीप्लाइड बाय 9/12, नहीं मैं खुद करूंगा, इज इक्वल टू 3301. ओके, और खुदा ना खास्ता यहाँ पे ये चीज मौजूद होती, आपने इसको टिक कर लेना. हालांकि ये क्वेश्चन का आंसर नहीं, ये क्वेश्चन का आंसर भाई, जब भी बैंक ने डिस्काउंटिंग करनी है बैंक हमेशा रियल डिस्काउंटिंग करता है, ये अनरियल डिस्काउंटिंग है जो आप लोग कर रहे होते हैं. अब क्या मतलब, बैंक सिर्फ इतना करता है प्लस की जगह पर माइनस का साइन अप्लाई करता है बस. जी पावर नहीं, कुछ भी नहीं, पावर फिर पॉजिटिव हो जाती, ये फार्मूला अप्लाई करता है. अब अगर इस फार्मूले को आप जाके अप्लाई करें, नहीं मैंने करना है 3290 और क्वेश्चन सॉल्व हो गए. रेट ऑफ इंटरेस्ट से बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो क्या कंपाउंडिंग करोगे जी? 1 मिनट बेटा, क्या 8% कंपाउंडिंग कहाँ लिखा है? नहीं, नहीं लिखा तो सिंपल है, नहीं लिखा तो सिंपल है, लेकिन अगर इसके साथ कंपाउंडिंग एनुअली कर देता, अब कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा तो बताएगा. क्वेश्चन साइलेंट है तो सिंपल है. ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? ओके है. नेक्स्ट एक और क्वेश्चन. अ मैन बोरोड ₹10,000, अब उधार की अमाउंट कितनी है 10,000 एंड एग्रीड टू पे द अमाउंट प्लस 8% इंटरेस्ट इन 2 months आफ्टर द मनी वाज borrowed. क्या हुआ? द क्रेडिटर एग्रीड टू सेटल द डेट, डिस्काउंटेड इट at simple interest rate of how much did the creditor receive when he discount the debt. अब देखें बेटा 10,000 रुपए का लोन, देखिए आज इस क्वेश्चन को फिर से सुने. 10,000 रुपए का लोन है, अब देखिए इसने ड्यू कब हो जाना है, तो 6 months, और क्या रेट अप्लाई किया गया इसके ऊपर, तो भाई इसको यहां से उठाओ और जरा इधर लेकर आओ. डिस्काउंटिंग हमेशा फ्यूचर की वैल्यू की होती है,
तो सबसे पहले आपने इसके ऊपर कंपाउंडिंग प्रोसेस अप्लाई करना है, मतलब अपनी लोन की अमाउंट की फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है कि ये 6 मंथ्स पर मैं कितनी अमाउंट पे करूंगा। सबसे पहले आप ये देखो, अब यहां पर अगर देखें 10,000 into 1 plus 0.08 into 6 by 12। आई होप कि अब ये फार्मूलाज क्लियर होंगे। तो मैं 6 मंथ के बाद कितनी अमाउंट पे करूंगा, ये वो अमाउंट है जो ऊपर वाले क्वेश्चन में उसने आपको डायरेक्ट बता दी थी, तो मैंने ये वाला स्टेप नहीं किया था। ये क्लियर हो गया। अब बेटा जब डिस्काउंटिंग करवाई जाती है ना, वो हमेशा फ्यूचर की वैल्यू की होती है। अब क्या हुआ, देखिए कहीं पे बैंक इन्वॉल्व हुआ, क्या चेक इन्वॉल्व है, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, नहीं, तो अनरियल डिस्काउंट। ये 4 चीजें हैं जो आपको बताती हैं कि रियल डिस्काउंटिंग मतलब नेगेटिव वाला फार्मूला अप्लाई होगा। बैंक, चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी, इनमें से कोई भी चीज क्वेश्चन में आ जाए तो नेगेटिव साइन वाला फार्मूला अप्लाई होगा। और अगर पर्सन टू, अब देखिए पर्सन टू पर्सन ये ट्रांजैक्शन हो गई, अब आपने सेम वही डिस्काउंटिंग मतलब प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला अप्लाई कर देना है जो आपने पहले पढ़ा हो, और इसको लेकर आएंगे कहां तक, कहते हैं 2 months आफ्टर द मनी वाज बारोड, मतलब बेटा यहां पे तो जो डिस्काउंटिंग होनी है ना यहां से इधर, वो 4 months के लिए होनी है। अब क्या करेंगे ये देखें, 10,400 into 1 प्लस, अब डिस्काउंटिंग रेट डिफरेंट हो सकता है, जरूरी नहीं कि कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग रेट सेम हो। डिस्काउंटिंग रेट तो डिस्काउंटिंग 9% के हिसाब से करेंगे, 0.09 मल्टीप्लाइड बाय 4/12 and raised to par is equal to 10097। ये बात क्लियर हो गई, क्लियर। अगर यही हम लोग जाकर बैंक से डिस्काउंटिंग करवा लेते, सुने कंपाउंडिंग फैक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रियल है या अनरियल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने अपना फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला अप्लाई करवाना है और उसने फ्यूचर की वैल्यू बता देनी। फर्क पड़ता है वापसी आते हुए कि ये जो डिस्काउंटिंग करवाई है ये किससे करवाई है हम लोगों ने। तो हमें पता चला कि हमने क्रेडिट पर्सन टू पर्सन थी तो हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया। लेकिन अगर होता यहाँ पे बैंक, तो बैंक पावर को नेगेटिव ना करता, बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ नेगेटिव साइन यूज करता और ये वाली अमाउंट हमें दे देता। तो देखो बी ऑप्शन मौजूद है, क्लियर। और बच्चा सपोज यहाँ पे क्या था कि सर रियल डिस्काउंटिंग ये वो, तो बी मौजूद था और वो अपनी तरफ से हैप्पी है, उसका दिल गार्डन गार्डन ढोल बजाया जा रहा है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन गलत है, ओके। और फिर वैसे बच्चे आके हमारे सामने रो रहे होते हैं, तो ऐसे बच्चों से इंप्रेस नहीं होते, क्लियर। अच्छा बेटा 25 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को समझा दिए, इसमें रियल अनरियल डिस्काउंटिंग भी आ गई। इसके बाद के क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे अब हम लोगों ने कर लिए, मतलब एक किस्म की रेपिटेशन समझ लें कि मजीद परफेक्शन के लिए आपसे ये वाले क्वेश्चन किए गए। अब आप लोगों ने बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं, तो आपका ये चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा। अब बाय रूल तो हमारा चैप्टर नंबर 7 और 8 का डिस्कस होना चाहिए था, लेकिन हम लोग चैप्टर नंबर 6 को डिस्कस करेंगे और 6 भी अब हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने चैप्टर नंबर 6 के फार्मूलाज पढ़ के आने हैं अपनी तरफ से, तमाम कौन कौन से इसमें ट्रिक्स वगैरह यूज हो सकती हैं, फार्मूलाज टॉपिक्स कौन कौन से शामिल हैं, आपने अपनी तरफ से डिस्कस करनी है, पढ़ के आने हैं इनको, और हम लोग कल इनकी डिस्कशन करेंगे। 5 में कोई इश्यूज होंगे तो वो भी, और साथ में हम लोग चैप्टर नंबर 6 को कंप्लीट करके अपने मैथमेटिक्स के पोर्शन को कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे।